मित्रों, हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, इसका मतलब है, इसका अर्थ है जो भी शोषित है उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके हमराह बनने के लिए पार्टी है। कौन है शोषित? जितने किसान हैं सब शोषित हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या वाल्मीकि हो, जो भी खेती करता मेरी नजर में वो सारे किसानों का शोषण हुआ लगातार। जो भी सरकारें आई हैं सबने कोशिश की किसान संपन्न न बन पाए। ये किसान संपन्न हो जाएगा तो लखनऊ दिल्ली की कुर्सी हत्या लेगा। प्रयास पूर्वक इनको गरीब रखा गया। जितने भी मजदूर हैं, चाहे खेती की मजदूरी करते हो या दूसरी जगह की मजदूरी करते हो, चाहे ईंट बनाने का काम करते हो, ईंट ढोने का काम करते हो, गारा ढोने का काम करते हो, मकान बनाने का काम करते हो, नाईगिरी का काम करते हो, टेलरी का काम करते हो, खोमचे वाले हैं, पटरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, फेरी वाले हैं। ये 94% वर्कफोर्स इस देश की है और संगठित क्षेत्र में ये मजदूरी और छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, जिसकी बदौलत ये देश चलता है। जिनकी सेवा उनका कोई प्रोत्साहन नहीं है, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। फिर समाज में वो लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, जो पिछड़े वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, जिसका भी उत्पीड़न होता है, जिसके साथ भी अन्याय होता है और जिसके साथ लोग धन की वजह से खड़े नहीं होते, राष्ट्रीय शोषित समाज वाली पार्टी डटकर उनके साथ खड़ी होती हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ये संस्कृत, ये दर्शन, ये फिलॉसफी होगी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये पिछड़ों में भी तो पिछड़े हैं। ये नाई है, तेली है, दमोली है, भुर्जी है, कहार है, कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, ये पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। इनकी भी मदद नहीं होती जैसी मदद होनी चाहिए। इन्हें भी शोषित समाज मानता हूं। ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी तन करके, जम करके, डट करके के साथ खड़ी होगी। मित्रों, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मित्रों, आज सब आए हमारे बीच में, मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी अवशेष शक्ति है हमारे पास में, जिस तरह से मैं आपकी सेवा करता रहा हूं पहले में और बिना प्रतिकार की अपेक्षा किए हुए हमने क्या किया है, उस सब आप जानते, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र श्री आर.के. सिंह कुशवाहा साहब, ठाकुर साहब, यही बलिदासपुर के रहने वाले कह रहे थे, वो जो कह रहे थे मैं उसे अपनी आत्मा में उतार रहा था। मैं जानता हूं हमारे ऋषियों ने कहा है, मातृपद परदायी परदम्भेश रोषवत् आत्मत सर्वभूषेतु यः पश्यत स पंडितः। पराई स्त्री को अपने मां के समान समझने वाला जो व्यक्ति है, दूसरे धन को जो व्यर्थ पत्थर के समान समझने वाला जो व्यक्ति है, सारे संसार के लोगों को जो अपने समान समझने वाला व्यक्ति है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब ब्राह्मण नहीं है, ज्ञानी का मतलब क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। ज्ञानी माने वो दुनिया का, संसार का कल्याण करने वाला व्यक्ति है, जो देश के, समाज के उत्सर्ग करने वाला व्यक्ति है, बलिदान देने वाला व्यक्ति है। मित्रों, हम सुभाष चंद्र बोस के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हम हमारे शहीद भगत सिंह के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हम सुभाष जी के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हम अजीजन भाई कानपुर की थी, मोहम्मद दोस्त खां थे, बेगम हजरत महल थी, जो बहादुर शाह जफर थे, इस देश के मुसलमान जवानों की कुर्बानी दी है देश की, उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हम इस देश में बिरसा मुंडा के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। आप वाली समाज के हम उस तमाम इस देश के जो चरमकार बंद हुए, जिन्हें आज लोग चमार कहने लगे हैं, नहीं मालूम होगा लोगों को कि अंग्रेजों के जमाने में एक चमार रेजिमेंट थी और अंग्रेज सरकार जब हुकूमत ने गिनाओ अपनी रेजिमेंट लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जाकर युद्ध करो, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे।
उसे हथियार उठवा लिए गए। मित्रों, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन देश की आजादी से लड़ने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो मैं उनके चरण चरणों के महापुरुष करने का प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि मित्रों, आसमान में छेद नहीं होता, हर एक पत्थर तबीयत से उछालो तो मेरे यारों, जरा देखो तो। समझदार रामधारी सिंह दिनकर। हमारे देश में 2 राष्ट्र कवि हुए, एक का नाम था मैथिली शरण और एक का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। उनके बाद में उन्हें राष्ट्रपति और दोनों राज्यसभा में रहे। सौभाग्य से मुझे भी राज्यसभा में रहने का मौका मिला है। मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, मैं सचेतक रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे ये सौभाग्य मिला है, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उस कमेटी का मैं राज्यसभा में सचिव रहा हूँ। उस कमेटी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सुषमा स्वराज जिसमें हुआ करते थे, उसमें मैं पदाधिकारी रहा हूँ। और वो भी भारतीय जनता पार्टी मैंने देखी और ये भी भारतीय जनता पार्टी में देखा है। एक था वो जमाना की राज कभी पानी ने कह दिया कि हमारी जांच करा लो, डायरी में मेरा नाम लिखा हुआ है। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अडवाणी निर्दोष है, तब तक मैं पार्लियामेंट में लोकसभा में जाऊंगा ना राज्यसभा में जाऊंगा। और एक जमाना वो आ गया है लोकसभा राज्यसभा में जाने के लिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी टिकड़ें की जा रही, कितना झूठ बोला जा रहा है। हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, हम एक साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम 15-15 करोड़ रुपया विदेशों लाएंगे, लोगों को दे देंगे। ऐसा चित्र बनाया जा रहा भारत में जैसे कोई बेरोजगारी नहीं हुई है, जितनी बेरोजगारी इस समय हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई। और जितना पूंजी का पूंजीकरण, इसका केंद्रीकरण यहाँ के पूंजीपतियों के हाथों में गया है। इतना पूंजी का केंद्रीकरण कभी पूंजीपतियों के हाथ में नहीं गया है। और गरीबों का इस तरह से कभी भी उपेक्षा नहीं की गई जिस तरीके इस समय की जा रही है। मित्रों, अपनी बात सोचते हैं, अपने घर की बात सोचते हैं, अपनी बात सोचेंगे, अपने घर की बात सोचेंगे, अपने रिश्तेदारों की बात सोचेंगे तो कोई देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस जमाने में हुए थे लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों ने छलांग लगा दी थी पार्लियामेंट में। बम विस्फोट किया था, धुआं वाला बम, मरा नहीं था कोई। तीनों फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, झूल गए। अभी तो लोगों ने और फिर छलांग लगा दी है लोकसभा में, उन्हीं चरण चिन्हों पे चलते हुए। वो तो आजादी के लिए लड़ाई थी, अब क्यों छलांग लगाई है ये सरकार बता भी नहीं पा रही है। सरकार बताना भी नहीं चाहती है, अखबार में आने भी नहीं देना चाहती है। लोग प्रश्न पूछने तो 150 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से, सवाल न पूछ पाए। ये तानाशाही नहीं किया, ये लोकतंत्र का आनंद नहीं है क्या? ये संविधान की अवमानना नहीं है क्या? उन्होंने इसलिए छलांग लगाई, इसलिए प्रदर्शन किया। वो कह रही थी एक लड़की 42 साल की, हमने एमए किया है, ट्रिपल एमए किया है, बीएड किया है, एलएलएम वो एमफिल किया है, तमाम डिग्री ली, तमाम नौकरी ली, हमने एप्लीकेशन दी है। हमें 42 साल की उम्र हो गई, मैं बेरोजगार हूँ, हमारे घर में परेशानी है, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। उसका मुंह दबा दिया गया, उसे चुप करा दिया गया, उसकी आवाज को निकलने नहीं दिया गया। इस तरह से नौजवान आज विद्रोह करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता नहीं है, क्या वो अकेली लड़की है? क्या ऐसी और लाखों करोड़ों लड़कियां नहीं है? सोचो, क्या सोचना नहीं चाहिए? क्या कभी विचार नहीं करना चाहिए? हम जानते हैं आज गरीबी के कारण, कपड़े ना होने की वजह से हजारों लोग हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। हमें बंसीलाल कठेरिया जी ने फोन किया, 80 साल के आदरणीय श्री पुरुषोत्तम लाल शाह आए। तो मित्रों, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं अब कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं। बहुत चीजें मैंने लिखी थी अपनी डायरी में, ये बातें आपके सामने रखूंगा। मैं तो आपके बीच के रहने वालों से कभी कह दूंगा। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आपने मैंने पहले भी देखा, सुनता पक्का है, आज कार्यक्रम राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं किया गया।
हमारे मित्रों ने कह दिया होगा राजनीति के बारे में, मैंने सिर्फ जो हमारी पार्टी के नाम चला तो कह दिया, और क्या है समय की परिस्थिति उसके बारे में कह दिया। लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत हैसियत है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बात को मानता है, वो आज्ञाकारी है। ये भी एक बड़ा सुख है कि नारी अगर पत्नी व्रतधारी है और लड़का अगर आज्ञाकारी है तो ये भी बड़ा सुख होता है। मुझे दोनों सुख मिले हैं। ये व्यक्तिगत सुख मुझे मिला है। मेरा बेटा जब 49-50 वर्ष का हो गया तब सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूता है। आज भी अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। वो ये कहना चाहता हूं कि चाहे मैं आपके बीच में बहुत ना आ पाया हूं, आपकी बेटा बेटी की शादी में शामिल ना हो पाया हूं, किसी यज्ञ में ना आ पाया हूं, और किसी और अवसर पर ना आ पाया हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा कि पहले भी मैं कहता रहा हूं, ईश्वर न करे कभी आप पर कोई मुसीबत आए, कोई आपत्ति आए, या जिस दिन किसी बहन बेटी की आबरू पे कोई हमला हो, मैं ईश्वर की कसम खा करके आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरे